Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बच्चा, अभी हम 2:30 बजे ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 2:30 अभी बज रही है और सभी बच्चों को दिख रहा है क्लास नंबर हमारी 25 है। 25वें नंबर की हम क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब हमें 25 दिन हो गए हैं कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए इंग्लिश के। 25 क्लास नंबर चल रहा है और नाउन का ये 6 नंबर का पार्ट है। और आगे मैं बात करूं बच्चा तो ये 2021 हमारा मिशन चल रहा है। अपनी क्लासेस जो हो रही है वो एनडीए, एनए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए है। कुल मिलाकर मैं डिफेंस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। पूरी डिफेंस कैटेगरी के लिए ये इंग्लिश की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी टीम है जो कि आप देख रहे हैं, टीम ऑफ आरएस सर। मैं संजय कुमावत आप सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं और आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारी टीम है जो आपके लिए दिन रात लगी रहती है। अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, हमारे मतलब पीडीएफ्स के बारे में नॉलेज लेनी है या हमारी क्लासेस का अपडेट लेना हो तो बच्चा आपको ये टीम स्पेस आरएस सर करके ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है और ये करना ही है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आगे आने वाले टाइम पर मिलता रहता है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में पता नहीं है तो बच्चा आप अपने मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर का ऑप्शन होता है, उसमें जाइएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए जिसका आइकन कुछ इस प्रकार का होता है। आप उसको इंस्टॉल करके ओपन करें और ओपन करने के बाद में बच्चा आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्टर करने के बाद में आपको एक गोल चूज करना है बच्चा। वो गोल होगा आपका, यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाला। ये गोल आपको चूज करना है जिसमें सर की फोटो, आरएस सर की फोटो आपको इस तरीके से दिख जाएगी। वहां जाकर उनको फॉलो करना है। इसके बाद में अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो करना चाहता है बच्चा तो संजय कुमावत के नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे और मैथ्स वाले सर को मुकेश कुमार कुमावत के नाम से उनको आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे ही हमारी स्पेशल क्लासेस होती है जो आपको आने वाले टाइम पर, मतलब हो सकता है कि कल से ही आपको क्लासेस मिल जाए, तो आप तैयार रहिएगा। संजय कुमावत के नाम से आपको मुझे फॉलो करना है। बाकी मैं लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। कल से ही हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। ओके, आपके लिए बड़ा सरप्राइज है, वो आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। और संजय कुमार के नाम से आप सर्च करेंगे तो इस तरीके की मेरी प्रोफाइल आपको वहां पे नजर आएगी। और अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चा तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, आरएस सर लाइव। और ये प्लस वाले बच्चों के लिए भी है और कोई नया बच्चा आता है और स्पेशल क्लास से जुड़ता है तो भी आपको ये वाला कोड ही यूज करना है, आरएस सर लाइव करके। तो जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपकी फीस कुछ इस प्रकार की होती है, लेकिन आप अगर ये कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो फी आपको नजर आ रही है इसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और आपकी जो रागा की जो क्लासेस होती है वो आप इसी फीस के अंदर देख पाएंगे। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, जैसा कि आप सभी बच्चे हमेशा से देखते आ रहे हैं। ये हमारा टाइम टेबल है और देखते हैं कल आपको, मतलब आज इवनिंग में जो आपको अपडेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे से स्टडी करनी है। और हम पढ़ रहे थे बच्चा नाउन। जैसा कि आप सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में देख पा रहे हैं, हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के अंदर भी हम नंबर पढ़ रहे थे। मैंने सारा नंबर आपका क्लियर कर दिया है, कौन सा वर्ड सिंगुलर बनता है, कौन सा प्लूरल बनता है, कैसे सिंगुलर बनाया जाता है, कैसे प्लूरल बनाया जाता है, किसका क्या मीनिंग निकलता है, XYZ सारी चीजें मैंने कवर करवा दी थी। और मैंने लास्ट स्क्रीन के ऊपर आपको यह बताया था, ये क्या कि सर COO के कुक एक वर्ड है और इस कुक का मतलब होता है खाना पकाने वाला, खाना पकाने वाला। कुक का मतलब होता है खाना पकाने वाला और ये बंदा जो नाउन है सिंगुलर है। लेकिन एक शब्द और होता है इसी से मिलता जुलता, कुकर, और इन दोनों का कंफ्यूजन क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। कुकर का मतलब जिसमें खाना बनाया जाता है, जिसमें खाना पकाया जाता है, तो ये एक प्रकार का बर्तन होता है। और ये भी कौन सा नाउन है कि सर सिंगुलर नाउन है। क्लियर है? इसी से बना हुआ है गुड कुक, इसका मतलब अच्छा खाना बनाने वाला बंदा।
हमने एसेट की बात कर ली थी, ASSETS, एसेट्स नामक जो शब्द होता है बच्चा, ये हमेशा ही प्लूरल होता है। आप इसमें से एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते, तो हिज एसेट्स वर ही होगा। और अगर आपने वॉज लगा दिया एसेट्स के साथ में तो गलत हो जाएगा। एसेट्स का मतलब मैंने आपको संपत्ति बताया था, और अगर आप एस भी हटा दोगे तो भी आपका वर्ड, आपका सेंटेंस में जो एरर होगा वो एस हटाने से ही हो जाएगा। ये बातें हम कल कर चुके थे। अब मैं आगे अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। अपनी नई स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक शब्द आ रहा है बच्चा इशू, ISSUE, और काफी गजब का इसका एरर बनता है। इशू के कई पॉइंट होते हैं। इशू का मतलब मुद्दा भी होता है, इशू का मतलब बच्चे भी होता है, इशू का मतलब जारी करना भी होता है। तो इसके तीन अर्थ है। इशू का मतलब मुद्दा, इशू का मतलब बच्चे, और इशू का मतलब जारी करना। अगर वर्ब है बच्चा तो इसका मतलब होता है जारी करना, और अगर नाउन है तो इसका मतलब निकलता है मुद्दा और बच्चे। अब कैसे क्या अर्थ निकलता है मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है इशू। इशू का मतलब मैंने यहां हिंदी में लिख कर दिया आपको मुद्दा, फिर लिख कर दिया है किड्स, और किड्स का मतलब हो गया चिल्ड्रन। इशू का मतलब मुद्दा भी होता है और बच्चे भी होता है। गौर कीजिएगा, यहां पे समझा रहा हूं कि जैसे आपने लिखा ISSUE इशू, तो इस इशू का मतलब दो अर्थ निकल गया। एक तो निकल गया मुद्दा, और एक अर्थ निकल गया बच्चे। एक अर्थ क्या निकल गया? बच्चे। जैसे तुम्हें मान लो लिखना है दो मुद्दों की बात करनी है, तो तुम करोगे 2ISSUES, 2 इश्यूज। तो 2 इश्यूज का मतलब हो गया 2 मुद्दे। क्या बात हो गई? 2 मुद्दे। लेकिन अगर तुम 2 इश्यूज को बच्चे बोलोगे, अगर तुम 2 इश्यूज को बच्चे बोलोगे तो भैया बच्चे इसका अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब सर हमें यह समझ में आया कि अगर हम इश्यूज को बच्चे का नाम देते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर इश्यूज को बच्चे का नाम दिया जाता है तो वो गलत होता है। इसका मतलब इश्यू का मतलब मुद्दा भी हो गया, इश्यू का मतलब बच्चे भी हो गया। लेकिन इश्यूज का मतलब बच्चे नहीं होता, इश्यूज का मतलब बच्चे नहीं होता है, इश्यूज का मतलब तो मुद्दा होता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको इश्यू वाला सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इश्यू मतलब मुद्दा, किड्स और चिल्ड्रन। इशू का मतलब मुद्दा और किड्स, लेकिन इश्यूज का मतलब किड्स नहीं होता, इश्यूज का मतलब मुद्दे ही होगा। क्या होगा? मुद्दे ही होगा। और एक चीज और बता दूं, वर्ब अगर है तो इशू का मतलब सभी बच्चों को पता है, इशू का मतलब होता है जारी करना। तो बच्चा ये तीनों मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आ रहा हूं इधर की तरफ, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ मनी। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि MONEY मनी नामक शब्द अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन रुपी नामक जो शब्द है, रुपीज नामक जो शब्द है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब रुपीज को हम गिन सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ। इस लॉट्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि सर लॉट्स ऑफ का मतलब या तो मेनी होता है या फिर मच होता है। मतलब सर बहुत ज्यादा, अबेंडन होता है जिसको बोलते हैं ना, अबंडन, अबंडी, बाउंटी, है ना, खूब सारा, पेलेंटी, वो वाला है। तो लॉट्स ऑफ मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलो, लॉट्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि सर लॉट्स ऑफ का मतलब मेनी भी होता है और लॉट्स ऑफ का मतलब मच भी होता है। ए लॉट ऑफ का मतलब कि सर ए लॉट ऑफ का मतलब भी खूब सारा ही होता है, मेनी भी होता है और मच भी होता है। तो सर ए लॉट ऑफ मनी ये सही है क्या? कि सर ये बिल्कुल सही है, ए लॉट ऑफ मनी सही है। लेकिन बच्चा ए लॉट्स ऑफ मनी गलत हो गया। इसका मतलब सर ए लॉट ऑफ ये तो सही है, लेकिन आपने कर दिया ए लॉट्स। बच्चा ए भी लगा दिया और एस भी लगा दिया तो ये गलत हो गया। लॉट्स नामक शब्द गलत हो जाएगा ए के साथ। लॉट्स नामक शब्द ए के साथ में बच्चा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात? मेरी समझ में आ गई? मैं उम्मीद करूंगा आपको इस स्क्रीन वाली बात सारी समझ में आ गई होगी। इस स्क्रीन वाली सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सारे बच्चे। ओके ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर है?
लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ का मतलब मेनी, ए लॉट ऑफ का मतलब मेनी, ए लॉट ऑफ मनी होता है। लेकिन बच्चा ए तो लगा दिया, लेकिन आप एस भी लगा रहे हो, ए के साथ में एस लगा रहे हो, ए लॉट्स, तो वो गलत हो गया। वो क्या हो गया? गलत। हाँ भाई साहब मोहम्मद आशिक, देख ऐसे होता है बच्चा। देखो वर्ड पावर पढ़ने का ये होता है जुनून, अपने आप निकल रहे हैं शब्द मुंह से। अबाउंड, पेलेंटिव, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, यही है बेटा। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अगली स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और अगली स्क्रीन को क्लियर करते हैं। बच्चा देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करो कि सर मेड ऑफ ब्रिक, और सभी बच्चों को पता है कि सर ब्रिक का मतलब होता है ईट, ब्रिक का मतलब होता है ईट, और स्टोन का मतलब होता है सर पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो बच्चा ये ईट, पत्थर, ये मिट्टी, ये क्या होते हैं कि सर ये मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। तो बच्चा अगर ब्रिक लिखा हुआ है तो सही है, और स्टोन लिखा हुआ तो सही है, लेकिन 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 आपने ब्रिक्स लिख दिया, आपने स्टोन्स लिख दिया, तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे कि सर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ब्रिक और स्टोन मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए एस लगाना गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो और आगे बढ़ता हूं। सर प्लूरल कैसे बनाए? तो पीस ऑफ लगाओ ना, पीस ऑफ लगाओ, ए लगाओ, ए पीस ऑफ ब्रिक, ए पीस ऑफ स्टोन, एक पीस ब्रिक का, एक पीस स्टोन का। तो ज्यादा लेना चाहो तो 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, मिलियन बिलियन कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर पीसीज, या फिर पीसीज ऑफ ब्रिक और स्टोन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्रिक्स नहीं होगा, स्टोन्स नहीं होगा, लगाते ही गलत हो जाएगा। तो पीसीज ऑफ ब्रिक्स ये गलत, पीसीज ऑफ स्टोन्स ये गलत। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये स्क्रीन समझ में आई होगी। क्लियर है? शाबाश, थैंक यू सभी बच्चों का, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। चलो बच्चा आगे वाले स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं, देखिएगा। पहला शब्द यहां पे लिखा हुआ है मीन्स। बच्चा मीन्स के बारे में मैं बता चुका हूं, संसाधन होता है, संसाधन है ना, धन मान सकते हैं, साधन मान सकते हैं। माई मीन्स, माई मीन्स नामक शब्द प्लूरल है, माई मीन्स नामक शब्द प्लूरल है, तो आर ही आएगा, लेकिन अगर आपने इज कर दिया तो वो गलत होगा बच्चा। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स नामक शब्द प्लूरल है, मीन्स नामक शब्द प्लूरल है, जैसे एसेट्स नामक शब्द प्लूरल था, वैसे ये भी प्लूरल है। आगे बात कर रहा हूं बच्चा ऑफ स्प्रिंग की। सर ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? कि बच्चा ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है इशू, और इशू का मतलब होता है चिल्ड्रन, CHILDREN। इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे होता है। लेकिन ऑफ स्प्रिंग में अगर एस लगा हुआ दिख गया तो वो गलत है, ऑफ स्प्रिंग में अगर एस लगा हुआ दिख गया तो वो गलत है। पहली बात। दूसरी बात, इधर तीसरी बात पढ़ा चुका हूं बेटा, सराउंडिंग्स ही होता है, सराउंडिंग्स ही होता है, और अगर सराउंडिंग में आपने एस हटा दिया तो वो गलत है। सराउंडिंग्स होगा चारों तरफ का वातावरण। बेटा पोइट्री भी पढ़ा चुका हूं कि पोइट्री नामक शब्द सिंगुलर नाउन है। सर हम गिन नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो एक ही है, इसका मतलब प्लूरल नहीं बना सकते, तो पोइट्रीज नामक शब्द गलत हो गया। जब सिंगुलर है तो दिस और देट ही आएगा, दीज और दोज नहीं आएगा, तो दिस पोइट्री सही है, दिस पोइट्री सही है, लेकिन दीज नामक शब्द गलत है, दीज नामक शब्द गलत है, और दीज पोइट्री, पोइट्री तो सही है, दीज गलत है। दीज THESE, दीज पोइट्रीज, ये पोइट्रीज तो वैसे ही गलत है। लास्ट एंड फाइनल बच्चा, सभी बच्चे गौर से देखे, मुझे एक बार इसका हिंदी करके बताए, इस शब्द की हिंदी करके बताए। एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर की सभी कैंडिडेट जो भी अभी अपने मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके एन इंग्लिश टीचर की हिंदी बताए, एन इंग्लिश टीचर की हिंदी बताए। सभी बच्चे, मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट्स, मुझे फटाफट कमेंट करके बताए। बिल्कुल, एन इंग्लिश टीचर का बिल्कुल मुझे हिंदी अनुवाद करके बताए। ओके,
एक हिंदी अध्यापक जगत सिंह बोल रहा है। बेटा हिंदी अध्यापक कहां से आएगा? ओके ओके ओके, सभी बच्चे गौर से सुनेंगे। बेटा यहां लिखा हुआ है एक अंग्रेजी अध्यापक। अंग्रेजी, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इस इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। पहले ही दिन पढ़ाया था कि इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। तो एन इंग्लिश का मतलब एक अंग्रेज, एक अंग्रेज अध्यापक। अब वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो, लेकिन एन इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया एक अंग्रेज अध्यापक। लेकिन बात हो रही थी अंग्रेजी के टीचर की, तो अंग्रेजी की टीचर की हिंदी बने, ये इंग्लिश बनेगी टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बनेगी? टीचर ऑफ इंग्लिश। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर एन इंग्लिश टीचर आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका अर्थ है एक अंग्रेज अध्यापक। लेकिन द टीचर ऑफ इंग्लिश है, इसका मतलब अंग्रेजी का अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा। चलो बच्चा आगे बात करते हैं कुछ वर्ड्स के ऊपर। पहले यहां फोकस करो। मैंने लिखा रिच, RICH, रिच का मतलब धनिक। फिर मैंने लिखा पुअर, POOR, पुअर का मतलब गरीब। फिर मैंने लिखा ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड का मतलब अंधा। फिर मैंने लिखा यहां पर जैसे लिख दिया हैंडीकैप, तो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए यहां पे डम्ब लिख देता हूं, DUMB, डम्ब। इस तरीके के वर्ड मैंने लिख दिए। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, HONEST। सभी बच्चों को पता है रिच मतलब धनिक होता है, एडजेक्टिव है। पुअर एडजेक्टिव है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, डम एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले नाउन द लगा दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। अगर आप द रिच बोल रहे हो तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल ही वर्ब होगी। द पुअर बोल रहे हो तो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल ही वर्ब होगी। द ब्लाइंड बोल रहे हो तो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल ही वर्ब हो गई। द डम और द ऑनेस्ट बोल रहे हो तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? तो जब ये प्लूरल हो गए तो इनको प्लूरल बनाया नहीं जाएगा, एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। अगर एस या ईएस लगा दिया तो गलत। देखो द ब्लाइंड का मतलब हो गया दुनिया के सारे अंधे लोग, प्लूरल नाउन है। इसी प्रकार से पुअर के पहले द लगा दो, रिच के पहले द लगा दो, ब्लाइंड के पहले द लगा दो, डम के पहले द लगा दो, ब्यूटी के पहले द लगा दो, या बेड के पहले द लगा दो, प्लूरल नाउन हो जाएगा। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है बच्चा? प्लूरल नाउन। समझ में आ गए तीनों शब्द? इधर चलो। द पुअर क्या हुआ कि सर द पुअर हुआ प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर प्लूरल वर्ब आएगी। द रिच कैसा नाउन हुआ कि सर प्लूरल नाउन, वर्ब कैसी आएगी कि सर प्लूरल आएगी। देखो द ब्लाइंड नामक शब्द प्लूरल है, लेकिन आपने एस लगा दिया। अरे जब पहले से ही प्लूरल है तो एस क्यों लगा रहे हो? जब पहले से ही वो प्लूरल है तो एस क्यों लगा रहे हो? गलत हो गया ना। तो ब्लाइंड्स नहीं होगा, पुअर्स नहीं होगा, डम्स नहीं होगा, और ये एरर पूछे जाते हैं, देख लेना। क्लियर है? ये एरर पूछे जाते हैं, देख लेना। क्लियर हो गई बात? चलो अब दो शब्द यहां नजर आ रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। क्लाइमेट और वेदर, दोनों में फर्क जानो। क्लाइमेट में और वेदर में क्या फर्क है? क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है? सर वेदर का मतलब तो मौसम, और गाना भी आता है मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे। तो बच्चा मौसम बदलता रहता है। मौसम अभी हमारे यहां थोड़ा बारिश का सा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर बाद में धूप निकल जाएगी। हो सकता है कि इवनिंग के अंदर गर्मी हो जाए, या हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर सुबह हो जाए, क्योंकि ये वेदर है और वेदर का कोई भरोसा नहीं, चेंज होता रहता है। लेकिन बच्चा क्लाइमेट का मतलब जलवायु होती है जो काफी सालों तक चलती रहती है। जैसे भारत के अंदर दो कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इस तरीके से कटिबंध है, और वो कटिबंध जलवायु होती है। कटिबंध क्या होता है? जलवायु। तो भैया दिल्ली की जलवायु की बात कर रहा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। और अगर दिल्ली के मौसम की बात कर रहा है तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है। क्लाइमेट लंबे समय की बात कर रहा है, वेदर कम समय की बात कर रहा है। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहा हूं, शाबाश, क्या बात है। चलो बच्चा आगे बात करता हूं। हेड क्वार्टर सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है कि जब हेड क्वार्टर की बात की जाती है तो वो हेड क्वार्टर नहीं होता है, वो हेड क्वार्टर्स होता है। वो क्या होता है बच्चा? हेड क्वार्टर्स होता है। लेकिन बच्चा एग्जामिनर गलती कहां करेगा? एग्जामिनर हमें गलती करके देगा, हेड के अंदर एस लगा कर देगा, जो कि गलत है ना, या फिर हमें एस ही नहीं लगा कर देगा। ये दो गलतियां आएगी इस शब्द की, ये दो गलतियां आएगी। हेड क्वार्टर्स नामक शब्द सही है बच्चा, लास्ट में ही एस लगेगा, लेकिन अगर लास्ट में एस नहीं लगाया हुआ है तो गलत है, और अगर हेड में एस लगाया हुआ है तो गलत है, द में एस लगाया हुआ है तो गलत है, क्वार्टर में ही एस लगेगा, हेड क्वार्टर्स। क्लियर है? चलो इधर आओ। द इंडियन फोर्सेज का मतलब बताओ कि सर भारतीय सेना। फोर्सेज का मतलब सेना, और बच्चा फोर्स का मतलब पावर, फोर्स का मतलब ताकत, तो द इंडियन फोर्स का मतलब भारत की ताकत। तो ये गलत हो जाएगा। बात अगर सेना की जा रही है तो फोर्स नहीं फोर्सेज आएगा। जैसे द इंडियन एयरफोर्स का मतलब भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, लेकिन केवल सेना की बात की जा रही है, ना तो एयरफोर्स, ना नेवी, ना मतलब इन्फेंट्री, इनकी बात नहीं की जा रही, केवल सेना की बात की जा रही है। तो बच्चा आपका वर्ड होगा FORCES, क्योंकि फोर्सेज का मतलब सेना होती है। फोर्सेज का मतलब क्या होती है? सेना। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ता हूं। ये दोज नामक शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल? कि सर दोज नामक शब्द प्लूरल है। तो बच्चा जब ये प्लूरल है तो आगे जाकर नाउन कैसा आएगा? कि सर नाउन भी प्लूरल आएगा। लेकिन यहां बंदे ने नाउन कैसा कर रखा है? कि सर वहां बंदे ने नाउन सिंगुलर कर रखा है, और जैसे ही सिंगुलर कर दिया तो गलत हो गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो आगे, समझ में आ गई स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था? सारी चीजें क्लियर हो गई? फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं, जो पढ़ा रहा हूं अभी तक वो समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाओ। एक चीज और है कि बच्चा सीनेरी, सभी बच्चों को पता है कि सीनेरी नामक शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, हमने पढ़ भी लिया था। तो बेटा सीनेरीज अगर लिखा हुआ आपको दिखता है तो वो सीनेरीज नामक शब्द गलत हो जाएगा, वो सीनेरीज नामक शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है सर? क्लास का टाइम टेबल बेटा आज आपको अपडेट दिया जाएगा, इवनिंग में देख लीजिएगा। अगर आप नए बच्चे हो तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके देखो बेटा, जरूर से आपको बिल्कुल अपडेट दिया जाएगा। और आज बहुत गजब का अपडेट दिया जाएगा, बहुत गजब का अपडेट दिया जाएगा क्लासेस के बारे में। बिल्कुल शाबाश, चलिएगा। चलो बच्चों यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है 2 डजन, कि सर 2 डजन सही है, क्योंकि आपने समझाया था चाहे डजन हो, चाहे स्कोर हो, चाहे 100 हो, ठीक है, इस तरीके के वर्ड हो, अगर इनसे पहले संख्या है, अगर इनसे पहले नंबर लिखा हुआ, इनके पहले संख्या है, तो ये शब्द सिंगुलर रहते हैं। ये शब्द क्या रहते हैं? सिंगुलर। से 2 डजन लिखा हुआ है तो ये सही है, लेकिन 2 डजन्स लिख दिया, 2 डजन्स लिख दिया, तो 2 डजन्स लिखते ही क्या हो गया? गलत हो गया। फिर होगा क्या? कि सर डजन्स ऑफ हो सकता है, डजन्स ऑफ हो सकता है। चलो आगे आओ। इंफॉर्मेशन नामक शब्द क्या होता है? कि सर अनकाउंटेबल होता है। तो ए पीस ऑफ सही है, पीसीज ऑफ सही है, और 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन भी सही है। लेकिन अगर आपने पीसी कर दिया, PIECE, अगर आपने पीसी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, पीसी ही कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। फिर आगे है 2 इंपॉर्टेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब गिन नहीं सकते। और अगर इंफॉर्मेशन में आपने एस लगा दिया, इंफॉर्मेशन में अगर आपने एस लगा दिया तो वो शब्द क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। वो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो आगे बात कर रहा हूं। चलिएगा, थैंक यू। हाँ बच्चा, ओहो देखो देखो देखो, 228 बच्चे लाइव है और 212 लाइक है। इसका मतलब कई बच्चों को क्लास पसंद नहीं आ रही। जो बच्चा देख रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास तो पसंद आ ही रही होगी यार। और 228 से 27 बच्चे ही लाइव है, गलत बात है ना। मैं चाहता हूं कि ये कम से कम 500-600 हो,
मैं यार गलत तो नहीं पढ़ा रहा, तो मैं आई थिंक सही पढ़ा रहा हूं, तो शेयर करो बेटा क्लास को थोड़ा सा टाइम निकाल के। चलिएगा, समन्स की बात कर रहा हूं, और समन्स का मतलब होता है बच्चा बुलावा। समन्स का मतलब क्या होता है? बुलावा। जो कोर्ट के द्वारा बुलावा भेजा जाता है उसको समन्स कहते हैं। समन्स का मतलब होता है कॉल, बुलाना। समन्स का मतलब सिंगुलर नाउन है। ये एस लगा हुआ तो है, ये एस यहां पे लगा हुआ तो है, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है ना? ये क्या है? सिंगुलर है। देखो यहां पे ये एस लगा हुआ तो है, लेकिन ये यहां पे देखो ये एस सिंगुलर है, ये एस यहां पे दो बोल रहा है तो ये प्लूरल है, ये दो बोल रहा है तो ये प्लूरल है। देखो कि सर SUMMONS समन्स, ये समन्स नामक शब्द सिंगुलर है। कि सर जब किसी भी नाउन के पीछे एस लगा हुआ रहता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए ES लगाया जाता है, पढ़ाया हुआ है। तो ये ES लगाकर हमने इसको प्लूरल बना दिया। क्लियर है? चलो ये बात समझ में आ गई समन की। अब चलो वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? कि सर वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? ठिकाना होता है। इसका मतलब बच्चा हो गया ठिकाना। ठिकाना का मतलब हो गया रेजिडेंस। ठिकाने का मतलब क्या हो गया? रेजिडेंस हो गया। ठिकाना का मतलब क्या हो गया बच्चा? रेजिडेंस हो गया। वेयर अबाउट्स ही होता है। अगर कहीं वेयर अबाउट लिखा हुआ दिखता है तो वो गलत है। कहीं वेयर अबाउट लिखा हुआ दिखता है तो वो गलत है। जैसे आप सभी बच्चों को पता है गाड़ी के अंदर गियर लगता है, गाड़ी के अंदर गियर लगता है, तो गियर एक बार में एक ही लगता है, चाहे 5 गियर की गाड़ी हो चाहे 4 गियर की गाड़ी हो, एक बार में एक ही गियर लगता है। तो रॉन्ग गियर का मतलब गया गलत गियर में, लेकिन गियर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गियर तो सर एक बार में एक ही लगता है, तो पहले गियर में चलती है या चौथे तीसरे दूसरे में चलती है। ऐसा तो नहीं है कि पहले में भी चल रही है चौथे में भी चल रही है, नॉट पॉसिबल। चलो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं इधर वाली की तरफ। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए, ए किलो एंड ए हाफ, याद कीजिएगा। ए और किलो ही है, किलोज नहीं है, ए है और हाफ हो जाएगा। ए किलो एंड ए हाफ फिक्स है। ए आवर, ये ए आवर नहीं है, ये है एन आवर। एन आवर एंड ए हाफ, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलोज, अब यहां पर देखो किलोज, इसका मतलब सर किलो में एस लगा सकते हैं, तो 2 किलोज हो गया, ठीक है। 2 किलो से ये गलती करो, गलती करो तो गलती करोगे तो ये लो गलत हो गया। 2 किलो ये गलत है, 2 किलो नामक शब्द गलत है, 2 किलोज हो गया। चलो ठीक है। एंड ए हाफ, ओके आगे बढ़ो। 5 आवर्स, कि सर अकेला आवर आए, HOUR, अकेला आवर आए तो ठीक है, लेकिन इसके पहले मैंने संख्या लिख दी 5 आवर, HOUR, तो ये गलत हो गया। सही करो तो सर ये बनेगा FIVEHOURS, 5 आवर्स, एस ठीक है। एंड ए हाफ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 2 एंड ए हाफ, 2 एंड ए हाफ का मतलब क्या हुआ? 2 एंड ए हाफ का मतलब क्या है सर? 2 का मतलब 2, ए हाफ का मतलब आधा, बोले तो सर 2.5, और 2.5 किलो नहीं 2.5 किलोज, एस लगेगा। चलो 2/3, चलो कोई बात नहीं है, 2/3 हो गया। 2/3 का मतलब 2/3 हो गया, 2/3 का मतलब 2/3 हो गया। 5 2 रूम फ्लैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर, यहां पे 5 लिख दिया बंदे ने, तो ये नामक शब्द प्लूरल होगा। और 2 रूम ही रहेगा, यहां पे बीच में हाइपन लगा हुआ है। अगर केवल 2 और रूम होता, केवल 2 और रूम होता, यहां लिख रहा हूं देखिए बच्चे, केवल 2 और रूम होता, केवल यही होता तो गलत होता। सही कैसे होता? कि सर ये बनता 2 रूम्स, सही कैसे बनता? 2 रूम्स बनता, सही कैसे बनता? 2 रूम्स, लेकिन इसके पहले भी संख्या दी हुई है 5, तो इसका मतलब 2 रूम ही रहेगा, फिर उसके बाद में फ्लैट्स होगा। क्लियर है? हाँ, मैंने वोकैब की पीडीएफ नहीं डाली है ना, पीडीएफ नहीं डाली, क्योंकि आप पीडीएफ से पढ़ते नहीं हो है ना, पढ़ा करो। चलो आगे बढ़ रहा हूं। ये लो बच्चा, ये अपना नाउन एंड नंबर पूरा हो गया, नाउन एंड नंबर हमारा पूरा हो गया। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चा, नाउन एंड द केस। और केस का मतलब होता है कारक,
और केस का मतलब क्या होता है, कारक, और हिंदी में अर्थ बताऊं तो निकलेगा का, के और की, का, के, की। केस का यूज क्यों किया जाता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए केस का यूज किया जाता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए केस का यूज किया जाता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए केस का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है, दो नाउन को जोड़ने के लिए केस का यूज किया जाता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए केस का यूज किया जाता है। कितनी बार बोल गया, फिर बोलूंगा, दो नाउन को जोड़ने के लिए केस का यूज किया जाता है। चलिएगा, नाउन एंड द केस। जनरली केस इज 4 टाइप्स, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस जिसका दूसरा नाम अकस्टिव केस होता है, एक पजेसिव केस जिसका नाम जीनेटिव केस होता है, एक एड्रेसिव केस जिसको वोकेटिव केस बोलते हैं। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है, बाकी कुछ नहीं है। आपको पढ़ना है ये 3, पढ़नी आपको ये 3 चीजें हैं, पढ़नी आपको ये 3 चीजें हैं। एक तो ओ का यूज पढ़ना है, एक अपस्ट्रफी एस का यूज पढ़ना है, और एक केवल अपस्ट्रफी का यूज पढ़ना है। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले यूज ऑफ। मैं आपको ऑव का यूज पढ़ा रहा हूं बच्चा। किसका यूज पढ़ा रहा हूं, ऑव का यूज। और इसका एक ही नियम है, निर्जीव दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए, निर्जीव या जानवरों को दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए ओव का यूज किया जाता है। दो नाउन में रिलेशन बताने के लिए, लेकिन नाउन निर्जीव होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। देखिएगा लिखा हुआ है लाइम स्टोन्स वॉल, है ना, लाइम स्टोन्स वॉल। इसमें वॉल मतलब दीवार और लाइम स्टोन का मतलब हो गया चूना। आप चूना और दीवार को जोड़ना चाह रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो चूने की दीवार, आप बोलना चाह रहे हो चूने की दीवार। तो सभी को पता है कि नाउन कौन सा है, कि सर निर्जीव है। मैंने बोला बच्चा प्लास्टिक का पेन, तो प्लास्टिक का पेन में प्लास्टिक निर्जीव है। मैंने बोला कांच का बोर्ड, तो कांच का बोर्ड में कांच और बोर्ड सर निर्जीव है, तो ओव का यूज करेंगे। मैंने बोला प्लास्टिक की एसी, मैंने बोला प्लास्टिक की एसी, तो एसी और प्लास्टिक को जोड़ना है तो सर हम ओव लगाएंगे। मैंने बोला चूने की दीवार, तो बेटा चूना और दीवार दो निर्जीव वस्तु है, उनका संबंध बताने के लिए ओव का यूज किया जाएगा। मैंने बोला पेड़ के पत्ते, तो बच्चा पत्ते और पेड़ ये दो चीजें हैं जिनका संबंध बताना है तो ओव लगाया जाएगा। मैंने बोला प्लास्टिक की घड़ी, रबड़ की घड़ी, लोहे की घड़ी, सोने की घड़ी, चेन की घड़ी, कुछ भी XYZ, तो सर ऐसा बोलूंगा तो ओव का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब सर ओव का यूज ही होगा। ऐसे वाले शब्दों में अगर अपस्ट्रफी एस आ जाएगा तो गलत है, और केवल अपस्ट्रफी आएगा तो गलत है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर ऑफ प्रेपोजिशन है। हाँ बेटा प्रेपोजिशन ही है, ऑफ प्रेपोजिशन ही है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। क्लियर है? हाँ, तो सर हमें एक बात ये समझ में आई कि दो नाउन को जोड़ने के लिए ओव का यूज करते हैं, अपस्ट्रफी एस का यूज करते हैं और अपस्ट्रफी का यूज करते हैं 3 का। हम पहला पढ़ रहे हैं ओव। ओव का यूज किया जाता है निर्जीवों को जोड़ने के लिए। इसका मतलब हम अपस्ट्रफी एस लगाएंगे वो भी गलत हो जाएगा, और अपस्ट्रफी लगाएंगे वो भी गलत हो जाएगा। यहां अपस्ट्रफी एस लगा हुआ है जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे दीवार और चूने को जोड़ा जा रहा है। कैसे बनेगा सर? ये बनेगा द वॉल ऑफ लाइम स्टोन, द वॉल ऑफ लाइम स्टोन। द लगाया जाता है किसी भी ऑफ वाले फ्रेज के पहले, तो सर पीछे से अर्थ निकलता है चूने की दीवार। आगे चलो, क्या लिखा हुआ है? वुड्स टेबल। क्या लिखा हुआ है? वुड्स टेबल। तो गलत हुआ क्योंकि लकड़ी की टेबल की बात की जा रही है। लकड़ी की टेबल, लकड़ी की टेबल, तो बच्चा लकड़ी बाद में आएगा, तो ये बनेगा द टेबल ऑफ वुड, द टेबल ऑफ वुड। तो ये रहा लकड़ी, ये रहा की, और ये रहा टेबल, लकड़ी की टेबल। यहां लिखा हुआ है आयरन्स विंडो,
लोहे की खिड़की, आयरन्स विंडो, लोहे की खिड़की, तो ये गलत है, ये बनेगा द विंडो ऑफ आयरन। द विंडो ऑफ आयरन, आयरन मतलब लोहा, ऑफ मतलब काके की, और विंडो मतलब खिड़की, तो लोहे की खिड़की। आगे आओ, ट्रीज लीव्स, तो सर ये गलत है, ये बनेगा पेड़ का पत्ता, तो द पत्ते ऑफ पेड़ मतलब द लीव्स ऑफ ट्री, द लीव्स ऑफ ट्री। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बोलकर सुना रहा हूं, सुनिएगा। मैंने बोला प्लास्टिक का पेन, अंग्रेजी बनेगी पीछे से, प्लास्टिक का पेन, तो सर द पेन ऑफ प्लास्टिक। मैंने बोला चूने की दीवार, तो बेटा पीछे से द दीवार ऑफ चूना, द दीवार ऑफ चूना। मैंने बोला पेड़ के पत्ते, तो बनेगा द पत्ते ऑफ पेड़। मैंने बोला प्लास्टिक की एसी, तो द एसी ऑफ प्लास्टिक। मैंने बोला कांच की खिड़की, तो द खिड़की ऑफ कांच। मैंने बोला पंखे की ताड़ी, तो बच्चा द ताड़ी ऑफ पंखा। मैंने बोला प्लास्टिक का कैमरा, तो द कैमरा ऑफ प्लास्टिक। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो निर्जीव वस्तुओं को जोड़ने के लिए हमें ऑफ का यूज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स। किसके लिए? लाइफलेस थिंग्स के लिए। ये दो चीजें आपको देखनी है, याद करनी है। द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के फूल। द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत, घर की छत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग फ्लावर्स या द हाउस रूफ, द हाउस रूफ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सर इंग्लिश में बोलो यार, इंग्लिश में तो तू ही बना ले अब। चूने की दीवार, चूना मतलब लाइमस्टोन और दीवार मतलब वॉल। ठीक है? नवीन कुमार हाथ जोड़ के बोल रहा है कि सर सजीव में ऐसे नहीं होता कि मैं बात निर्जीव की कर रहा हूं। बेटा मैं बात निर्जीव की कर रहा हूं, पहले एक बात पूरी होने दे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसी ओव का यूज समझा रहा हूं, इसी ओव का अगला यूज बता रहा हूं, समझिएगा। इस ओव वाले के अंदर आपको शुरू में दिया हुआ मिलेगा वन ऑफ। क्या दिया हुआ मिलेगा? वन ऑफ। गोल्डन रूल्स में पढ़ा चुका हूं, वन ऑफ दिया हुआ मिलेगा। रट्टा मार लो, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो कि ऑफ वाले वाक्य में अगर वन ऑफ आता है, वन ऑफ वाले वाक्य में, वन ऑफ वाले वाक्य में, वन ऑफ वाले वाक्य में, रिपीट कर रहा हूं, वन ऑफ वाले वाक्य में, वन ऑफ वाले वाक्य में नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आ जाए तो वो गलत है। नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आ जाए तो वो गलत है। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा, फिर से बोल रहा हूं कि वन ऑफ वाले वाक्य में, वन ऑफ वाले वाक्य में नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन। वापस से देख लो, रिपीट कर रहा हूं एक बार चीज। नाउन ऑफ नाउन मतलब नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन। ढंग से देख लो कि सर वन ऑफ वाले वाक्य में नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आ जाए, नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आ जाए तो सर ये अपस्ट्रफी एस गलत होता है, ये अपस्ट्रफी एस गलत होता है। क्लियर है? प्रताप सिंह बोल रहा है सर ट्री के पत्ती लाइफ लेस है क्या? बच्चा पेड़ नामक शब्द मतलब साइंस के अंदर सजीव है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर वो निर्जीव माना जाता है, अंग्रेजी के अंदर निर्जीव माना जाता है। अब इसी का और उदाहरण दूं, फिर तू कहेगा कि सर क्या बोल रहे हो। मतलब हमारे हिंदुस्तान में चंदा मामा होता है, लेकिन 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 अंग्रेजी के अंदर चंदा मामा सी है, वो मामी होती है उधर, है ना। तो अंग्रेजों का दिमाग खराब है, वो जिन्होंने बना दी वैसे अंग्रेजी वैसी ही पढ़नी पड़ेगी। हम तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते, उनकी अंग्रेजी उनके अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। हाँ, हम तो ऐसे बोलते ना चंदा मामा, तो मामा है तो ही लगना चाहिए ना, लेकिन मून के लिए क्या लगाते हैं कि सर सी लगाया जाता है, तो वो मामी कहां से हो गई? वो अंग्रेजों की मामी है ना। थोड़ा सोच लो, समझ लो।
तो मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने बताया अगर वाक्य में वन ऑफ दिख जाए और वन ऑफ के बाद में नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आए तो बच्चा ये अपस्ट्रफी एस गलत होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मैं क्या बता रहा हूं? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मैं क्या बता रहा हूं? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलो ठीक है। तो यहां पे स्क्रीन के ऊपर सारे बच्चे गौर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि सर वन ऑफ लिखा हुआ है। यहां पे स्क्रीन के ऊपर ये वन ऑफ है, इस वन ऑफ के बाद में ये नाउन है और ये नाउन है और यहां पे अपस्ट्रफी एस आ रहा है। तो बच्चा ये अपस्ट्रफी एस क्या होगा? गलत होगा। ये अपस्ट्रफी एस क्या होगा? गलत होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है। अब सर सही कैसे करें? तो बच्चा सही करना बड़ा आसान है। ये 1 नंबर का नाउन, ये 2 नंबर का नाउन। तो बच्चा सबसे पहले आप लगाओगे द, उसके बाद में आपको लगाना है नाउन, और वो भी 2 नंबर वाला नाउन कि द नाउन आपको लगाना पड़ेगा द नाउन ऑफ, फिर ये ऑफ लगाना पड़ेगा, फिर वन ऑफ लगा के वाक्य उतार दो, वन ऑफ लगाकर वाक्य उतार दो, वन ऑफ लगाकर वाक्य उतार दो। क्लियर हो गई क्या बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या बोला? बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला मैंने? इतना ही बोला है बच्चा कि अगर आपके पास में वन ऑफ आया हुआ है और वन ऑफ के बाद में नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आया हुआ है तो ये अपस्ट्रफी एस गलत है। ये अपस्ट्रफी एस क्या है? गलत है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सर द लगा दो, द के बाद में नाउन लगा दो, नाउन के बाद में ऑफ लगा दो, फिर ये वाक्य उतार दो। ये ऐसा का ऐसा उतार दो। ये उतारना पड़ेगा वन ऑफ नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 1। क्लियर है? चलिएगा, तो यहां पे आपके पास में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में आप मुझे बताओगे। लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, माई फ्रेंड्स हाउस, ये भी नाउन है और सर ये भी नाउन है, और यहां पे अपस्ट्रफी एस आ रहा है वन ऑफ वाले वाक्य में, तो ये अपस्ट्रफी एस गलत है। सही कैसे करें कि सर ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। बनाओ द हाउस, हमने उठाया द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और सभी को पता है कि वन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अगला देखिए, यहां पे लिखा हुआ है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में लिखा हुआ है द मिनिस्टर, और द मिनिस्टर के बाद में लिखा हुआ है रेजिडेंस, है ना? एस लगा हुआ है क्योंकि वन ऑफ की वजह से एस लगा हुआ है। सभी बच्चों को पता है, गोल्डन रूल में पढ़ा दिया था कि वन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो इसने ये प्लूरल बना रखा है। चलो कोई नहीं। तो सर ये नाउन है, ये अपस्ट्रफी एस है, और सर ये नाउन, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। तो सर ये अपस्ट्रफी एस आया हुआ है, ये गलत है वन ऑफ वाले वाक्य में। करेंगे क्या? यहां से लिखेंगे कि सर द रेजिडेंस, अब ऑफ लगा दो और ये पूरा उतार दो जैसा है वैसा वैसा, कि सर वन ऑफ द मिनिस्टर, और मिनिस्टर में एस लगा दिया क्योंकि वन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर से सर ये वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद में यहां पे लिखा हुआ है दीज मैन, सर ये एक नाउन है, और सन्स, सर ये भी एक नाउन, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, और बीच में अपस्ट्रफी एस आ रहा है जो कि गलत है। बनाएंगे कैसे? यहां से उठाएंगे कि सर द सन ऑफ वन ऑफ दीज मैन, और मैन को प्लूरल बनाया जाएगा क्योंकि सर वन ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं। हो गई शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने ऑफ नामक शब्द की पूरी डिटेल पढ़ा दी, ऑफ नामक शब्द की पूरी डिटेल पढ़ा दी है, ऑफ नामक शब्द की पूरी डिटेल पढ़ा दी है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे। ऑफ नामक शब्द की पूरी डिटेल हमने पढ़ ली है। अब हम चल रहे हैं अगले वाले पॉइंट पे, यूज ऑफ अपस्ट्रफी एस। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अपस्ट्रफी एस। मैंने आपको 3 चीजें बताई है, एक तो ओ का यूज करना, एक अपस्ट्रफी एस का यूज करना, और एक है केवल अपस्ट्रफी का यूज करना। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। पहली मैंने पढ़ा दी, अब दूसरी हम पढ़ रहे हैं, वो भी अपस्ट्रफी एस का यूज करना। अपस्ट्रफी एस का यूज करना, किसका यूज करना? अपस्ट्रफी एस का यूज करना। क्लियर है?
अपस्ट्रफी एस का यूज करना हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाएगा सिंगुलर नाउन के लिए। लिखते रहो, फटाफट लिखो। अपस्ट्रफी एस का यूज लिखो पहला पॉइंट लगाकर, सिंगुलर नाउन के लिए। किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर नाउन के लिए। पहला पॉइंट सिंगुलर नाउन के लिए। तो देखो बच्चा, यहां क्या लिखा हुआ है कि सर राम लिखा हुआ है। पहली बात, अपस्ट्रफी एस का यूज सजीवों के लिए विशेष होता है। किसके लिए? सजीवों के लिए विशेष होता है, सजीवों के लिए। कहीं कहीं निर्जीव भी होगा, लेकिन पहले सजीव समझ लो कि सर राम सिंगुलर है और ब्रदर को जोड़ रहे हैं, तो राम्स ब्रदर का मतलब हो गया राम का भाई, राम का भाई। और सर इसके अंदर राम नामक शब्द सजीव है, सिंगुलर है। आगे है मोहन और अपस्ट्रफी एस फादर, तो मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी। तो सर यहां पे ये जो मोहन नामक शब्द है ये सिंगुलर है, तो मोहन के पिताजी, तो सर एकदम सही हो गया। लेकिन तुमने कर दिया फादर ऑफ मोहन, तो ये गलत है। द ब्रदर ऑफ राम, ये भी गलत है। क्लियर है? अगर ऐसा कुछ आएगा तो गलत है, क्योंकि सजीवों को जोड़ने के लिए अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। सजीवों को जोड़ने के लिए अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पर फोकस करते हैं। पहला नियम था सिंगुलर नाउन के लिए, पहला नियम था सिंगुलर नाउन के लिए। दूसरा नियम है प्लूरल नाउन के लिए। दूसरा नियम क्या है? प्लूरल नाउन के लिए। लेकिन कौन सा प्लूरल नाउन? प्लूरल नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसमें एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, और एक ऐसा मतलब प्लूरल जिसमें एस या ईएस नहीं लगता, अंदर के कुछ अक्षर चेंज कर दिए जाते हैं या स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है, वो भी कोई प्लूरल होता है। उसके अंदर अपस्ट्रफी एस लगाना है, उसके अंदर अपस्ट्रफी एस लगाना है। जैसे वुमन होता है WOMAN, वुमन, इसका प्लूरल क्या बनता है कि सर विमिन बनता है। वुमन का प्लूरल क्या बनता है? विमिन। तो इसमें अपस्ट्रफी एस आपका लगाया जाएगा। विमेंस कॉलेज का मतलब औरतों की कॉलेज। सभी बच्चों को पता है कि चाइल्ड होता है और चाइल्ड का प्लूरल सर चिल्ड्रन होता है। इसमें अपस्ट्रफी एस लगा के प्लूरल बनाया है, मतलब अपस्ट्रफी एस लगा के जोड़ा है। बच्चों के खिलौने, OX, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, इसमें एस या ईएस नहीं लग रहा है, तो हमने अपस्ट्रफी एस लगाया। और ऑक्सन्स फूड की बात हमने करी है। यहां पे लिखा हुआ है MEN, मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो गया MEN, तो इसमें भी अपस्ट्रफी एस हमने लगाया है। अपस्ट्रफी एस और उसके बाद में स्कूटी लिखा है। तो समझ में आ गया होगा, पहला नियम था सिंगुलर नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस, और दूसरा था प्लूरल नाउन के साथ में भी अपस्ट्रफी एस। लेकिन वो प्लूरल नाउन कैसा होना चाहिए कि सर उसमें एस या ईएस नहीं लगना चाहिए, एस या ईएस नहीं लगना चाहिए। बच्चा, ये जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना हैप्पी बर्थडे सर, बेटा लपेट दिए जाओगे, टेक्निकल टीम देख रही है, फालतू कमेंट मत करो, है ना, फालतू कमेंट मत करो। खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। सर ऑक्स का मतलब क्या है? और यार मोहित, हद हो गई भाई, हद हो गई। ऑक्स का मतलब नहीं पता यार, ओहो हो, ऑक्स का मतलब नहीं पता। चलो कोई नहीं बच्चा, ऑक्स का मतलब बेटा बेल होता है, बेल, है ना, गाय का बेल, ऐसा कुछ। चलो तीसरा नियम, तीसरे नियम में आ रहा हूं, और तीसरा नियम बेटा प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया क्या? प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया क्या मैंने आपको? प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया सर नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम। अरे वो नाम जो एस से खत्म हो रहे हैं, वो नाम जो एस से खत्म हो रहे हैं, जैसे डेनिस एस से खत्म हो रहा है, चार्ल्स एस से खत्म हो रहा है, ईट्स एस से खत्म हो रहा है, KEATS किड्स एस से खत्म हो रहे हैं। ये नाम है बच्चा, किड्स नाम है, ईट्स नाम है, चार्ल्स नाम है, डेनिस नाम है। तो बच्चा वो नाम जो एस से खत्म हो रहे हैं उनमें भी अपस्ट्रफी एस लगाया जाता है अगर आगे कोई नाउन जोड़ो, अगर आगे कोई नाउन जोड़ो, अगर आगे कोई नाउन। क्योंकि केस का यूज कब किया जाता है कि सर दो नाउन को जोड़ने के लिए। तो तुम्हें डेनिस से
न्यू जॉब को जोड़ना है तो अपस्ट्रफी एस लगाओ, चार्ल्स को वाइफ से जोड़ना है तो चार्ल्स के अंदर अपस्ट्रफी एस लगाओ, ईट्स को पोइम से जोड़ना है तो अपस्ट्रफी एस लगाओ, कीट को पोइम से जोड़ना है तो अपस्ट्रफी एस लगाओ। ये वो नाम है जो एस से खत्म होते हैं, ये वो नाम है जो एस से खत्म होते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब एक शब्द आया है पर्सोनिफाइड थिंग्स। क्या नाम आया है? पर्सोनिफाइड थिंग्स। सबसे पहले तो ये शब्द समझेंगे सारे बच्चे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, सारे बच्चे ये वाला शब्द समझे। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। अब समझेंगे मानवीकरण क्या होता है। जो मानव के द्वारा बनाया जाए, मानवीकरण, जिसको मानव मान लिया जाए, मतलब किसी निर्जीव वस्तु को, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाकर बताया जाए, वो क्या होता है कि सर मानवीकरण होता है। जैसे हम बात करते हैं दुख, देखा है क्या किसी ने दुख कैसा होता है? क्या हाथ पैर होते हैं, नाक आँख कान होता है कि नहीं होता है? सर नहीं देखा। मैंने बोला दुख के आंसू, अरे आंसू तो मानव के निकलते हैं, जानवरों के निकलते हैं आंसू तो। इसका मतलब मानवीकरण कर दिया किसका? दुख का। मैंने बोले मौत का हाथ, मैंने बोला मौत का हाथ, मौत देखी है क्या किसी ने? हाथ तो सर मानव के या जानवरों के होते हैं, तो ये भी मानवीकरण कर दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला फूलों का डांस, फूलों का डांस, डांस कौन करता है? कि सर मानव करता है, तो इसका मतलब फूलों का डांस, तो फूलों को मानवीकरण कर दिया। फूलों को क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया। बातें समझ में आ रही है? हाँ, बस ऐसा ही मानवीकरण होता है। जैसे मैंने बोला प्रकृति, और प्रकृति का आगे लिखा हुआ है कानून। अरे कानून तो मानव बनाता है यार, कानून तो मानव बनाता है, प्रकृति कहां से कानून बनाती है? नहीं। इसका मतलब मानवीकरण कर दिया। क्लियर है? तो यहां पे लिखा हुआ है नेचर्स लॉ। अब तुम कहोगे सर नेचर तो निर्जीव है, क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार पेड़ पौधे पत्ते वत्ते सब निर्जीव है। तो सर नेचर्स लॉ, इसका मतलब प्रकृति का कानून। तो बेटा ऑफ नहीं लगेगा। तुम सोचो सर प्रकृति तो निर्जीव है, ऑफ लगा दूं? नहीं, प्रकृति का कानून, तो कानून तो मानव ही बनाता है ना, तो मानवीकरण हो गया। नेचर्स लॉ का मतलब प्रकृति का कानून। सोरोज टीयर्स, दुख के आंसू। डेथ्स डोर, डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा, मृत्यु का दरवाजा। अरे ये दरवाजा फरवाजा कौन बनाता है? कि सर मानव बनाता है। तो यहां क्या हुआ? डेथ्स डोर का मतलब हो गया पर्सोनिफाइड थिंग्स है। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन के लिए अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन के लिए एप्स, हाँ बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नेचर, सोरो और डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चा। क्लियर है? क्लियर है? पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला फूलों का डांस, अगर तुमने कर दिया द डांस ऑफ फ्लावर्स, तुमने कर दिया मान लो द डांस ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS, तो द डांस ऑफ फ्लावर्स गलत हो गया। द डांस ऑफ फ्लावर्स गलत हो गया। सही कैसे होगा? ये बनेगा द फ्लावर्स डांस, FLOWER', द फ्लावर्स डांस, द फ्लावर्स डांस। तो यहां पे ये फ्लावर क्या है? ये फ्लावर फूल ही है लेकिन पर्सोनिफिकेशन है। फूल ही है लेकिन पर्सोनिफिकेशन है। सर कैसे पता चला कि ये पर्सोनिफिकेशन है? कैसे पता चला कि ये मानवीकरण है? कि सर फूल डांस थोड़ी करते हैं, फूल कोई डांस थोड़ी करते हैं, डांस तो मानव करता है। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है। इसका मतलब क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। सुरजीत प्रॉपर नाउन डीपली बताओ बेटा। अच्छा अच्छा, तू नया आया दिखता है बेटा, दोबारा देख ले एक बार, है ना, नाउन को दोबारा, नाउन को देख ले। तेरे लिए दोबारा नहीं बताया जाएगा ना, एक बार तू वीडियोस को दोबारा देख ले। गलत बात होती है बीच में कमेंट करना फालतू के। चलो आगे बढ़ता हूं। यहां पे बात आ रही है टाइम, वेट और मनी। तीन शब्द है, समझ ले ढंग से। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय होता है।
वेट का मतलब वजन होता है और मनी का मतलब बच्चा धन और पैसे से है। यहां पर धन या फिर हम पैसे से बात करेंगे, ठीक है। और वेट का मतलब कि सर वजन से रिलेटेड बात हो रही है, और टाइम का मतलब सर समय से रिलेटेड बात हो रही है। किससे रिलेटेड बात हो रही है? समय से रिलेटेड बात हो रही है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा समय सिंगुलर है और तुम्हें किसी नाउन को जोड़ना है तो अपस्ट्रफी एस लगा के जोड़ दो। वेट मतलब वजन, अगर वजन सिंगुलर है और उस वजन को किसी दूसरे नाउन से जोड़ना है तो अपस्ट्रफी एस लगा के जोड़ दो। मनी का मतलब होता है धन, अगर तुम्हारा धन सिंगुलर है और तुम्हें किसी दूसरे नाउन से जोड़ना है तो अपस्ट्रफी एस लगाकर क्या कर दो? अपस्ट्रफी एस लगाकर नाउन को जोड़ दो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है वीक, कि सर वीक का मतलब सप्ताह है, मतलब टाइम है, समय है। डे का मतलब दिन, कि सर समय है। टन का मतलब कि सर वजन है। रुपीज का मतलब कि सर धन है। तो ये सारे शब्द देख रहे हैं, यहां पे ए लिखा हुआ है मतलब एक, यहां पर ए लिखा हुआ है मतलब एक, यहां पर ए लिखा हुआ है मतलब एक, और यहां पर ए लिखा हुआ है मतलब एक, बोले तो सिंगुलर। तो ए वीक को हॉलीडे से जोड़ना है, ए डे को जर्नी से जोड़ना है, और ए टन को वेट से जोड़ना है, और ए रुपी को वर्थ से जोड़ना है। तो बच्चा क्या लगाया जाएगा? अपस्ट्रफी एस। क्या लगाया जाएगा? अपस्ट्रफी एस। इसका मतलब सिंगुलर टाइम, सिंगुलर वेट और सिंगुलर मनी होने पर अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। लेकिन ये ही प्लूरल हो, ये शब्द ही प्लूरल हो, प्लूरल टाइम हो, प्लूरल वेट हो, प्लूरल मनी हो, तो सिर्फ अपस्ट्रफी लगाया जाता है। सिर्फ क्या लगाया जाता है? अपस्ट्रफी। सिर्फ क्या लगाया जाता है? अपस्ट्रफी लगाया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने क्या समझाया? पहला पॉइंट आपको कि सर सिंगुलर नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस। दूसरा कि सर प्लूरल नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस। प्लूरल नाउन कौन सा? जिसमें एस या ईएस नहीं लगता हो, वो प्लूरल नाउन। तीसरा कि सर तीसरा प्रॉपर नाउन जो एस से खत्म हो रहा है, अपस्ट्रफी एस लगाना। वैसे प्रॉपर नाउन तो कोई सा भी हो, अपस्ट्रफी एस ही लगेगा। चौथा पर्सोनिफाइड थिंग्स, पर्सोनिफिकेशन के बारे में बता दिया, अपस्ट्रफी एस लगेगा। पांचवा जो नियम था वो ये है, सिंगुलर टाइम वेट और मनी, सिंगुलर टाइम वेट और मनी के साथ में अपस्ट्रफी एस लगाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। आगे है कंपाउंड नाउन। पढ़ा दिया बच्चा? नाउन पढ़ा दिया, COMPOUND। कंपाउंड नाउन क्या होता है? पढ़ा दिया क्या मैंने? कंपाउंड नाउन क्या होता है? पढ़ा दिया क्या? कि सर कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा शब्द होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं और उनका पर्टिकुलर एक अलग अर्थ निकलता हो। उसमें अपस्ट्रफी एस कहां लगेगा? लास्ट में। उसमें अपस्ट्रफी एस कहां लगेगा? लास्ट में। जैसे फादर इन लॉ, जैसे फादर इन लॉ, अपस्ट्रफी एस कहां आएगा? लास्ट में। जैसे ब्रदर इन लॉ, अपस्ट्रफी एस कहां आएगा? लास्ट में। अपस्ट्रफी एस कहां आएगा? लास्ट में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताओ फादर इन लॉ का प्लूरल बताओ। FATHER, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का प्लूरल बताओ बच्चा। फादर इन लॉ का प्लूरल बताओ। और ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बताओ। BROTHER, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बताओ। फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बताओ। आपको पढ़ाया गया था, सही बता रहे हैं बच्चे, आपको पढ़ाया गया था कि सर अगर हमें प्लूरल बनाना हो, हमें प्लूरल बनाना हो कंपाउंड नाउन को, तो सर जो मेन शब्द होता है ना उसमें एस लगा दो। तो यहां पर फादर मेन शब्द है तो यहां एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, फादर्स इन लॉ हो जाएगा।
ब्रदर मेन शब्द है तो ब्रदर में एस लगा के प्लूरल बना देंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं दो नाउन को जोड़ना है और ये कंपाउंड नाउन है तो अपस्ट्रफी एस कहां आएगा? तो बच्चा अपस्ट्रफी एस आएगा लास्ट वर्ड पर। कहां आएगा? लास्ट वर्ड पर। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलिएगा, अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ इंडेफिनेट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाम याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपस्ट्रफी एस कहां आएगा? लास्ट वर्ड पर। कंपाउंड नाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कुल मिलाकर बड़े बड़े शब्द, कुल मिलाकर बड़े बड़े शब्द, कहां एस, कहां अपस्ट्रफी एस आएगा? लास्ट में। देख लो, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, no one else, pain, duty, no one else, pain, no one else, duty। इस तरीके से अपस्ट्रफी एस कहाँ आएगा? लास्ट में। each other, one another, अपस्ट्रफी एस कहां आएगा? लास्ट में। लास्ट में जाकर अपस्ट्रफी एस आएगा। लास्ट वाले शब्द में अपस्ट्रफी एस आएगा। लास्ट वाले शब्द में अपस्ट्रफी एस आएगा। क्लियर है? पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, देयर इज नो पीडीएफ। ठीक है, कुछ मेहनत आप भी करो। पीडीएफ से क्या होता है? कुछ मेहनत आप भी करो, है ना। अपस्ट्रफी एस में लास्ट में लगाना है, अपस्ट्रफी एस लास्ट में लगाना है। ये कुछ फ्रेज है बेटा, ये कुछ फ्रेज है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ये कुछ फ्रेज है, ये याद करने पड़ेंगे। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये होगा वंस और विट्स ही होगा, ये एवरीबडीज ही होगा, और ये लव्स और ये लेबर्स ही होगा। ये तीन फ्रेज है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। ये तीन फ्रेज है जिनके ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? ओके, वंस अपस्ट्रफी एस ही आएगा, विट्स अपस्ट्रफी एस ही लगेगा, एवरीबडीज अपस्ट्रफी एस लगेगा, लव्स अपस्ट्रफी एस लगेगा, लेबर्स अपस्ट्रफी एस लगेगा। ये तीन फ्रेज है जिनको आपको याद करना है। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है बुद्धि का अंत हो जाना। एवरीबडीज बिजनेस इज नबडीज बिजनेस, ये कोई नाटक है, ये किसी नाटक का नाम है। लव्स, लेबर्स, लॉस्ट, ये भी किसी नाटक का नाम है। ये भी किसी नाटक का नाम है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। लव्स, लेबर्स, लॉस्ट, एवरीबडीज, बिजनेस इज नबडीज, एट वंस विट्स एंड, ये जितने भी पॉइंट है इनमें अपस्ट्रफी एस आपको लगाना है। क्लियर है? ओके ओके ओके, शाबाश, वेरी गुड। चलिएगा, उम्मीद करूंगा आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। हमने अभी तक केस के अंदर ओ पढ़ लिया और अपस्ट्रफी एस पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया और अपस्ट्रफी एस पढ़ लिया, और मैंने आपको बहुत कुछ चीजें बता दी है। और ये कुछ पॉइंट और है, नेचर थिंग्स, प्रकृति की चीजों के लिए पढ़ाया था ना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। जैसे द अर्थ, अब अर्थ प्रकृति का भाग है तो अर्थ सरफेस मतलब पृथ्वी का सरफेस, पृथ्वी की ग्रेविटी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का क्रिएचर अपस्ट्रफी एस लगेगा। जैसे सन्स रेज, सूर्य की किरणें, अपस्ट्रफी एस लगेगा। हेवंस विल मतलब भगवान की इच्छा, हेवंस विल का मतलब भगवान की इच्छा, सारे अपस्ट्रफी एस लगेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके, अब ये बातें आपको मैं कल पढ़ाऊंगा इनके बारे में। बाकी आज जो हमने पढ़ा है वो अपस्ट्रफी एस हमने पढ़ना शुरू करा था और उसको कंप्लीट भी कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जिनकी बात मैं कल करूंगा। इसका मतलब आज हमने नाउन के अंदर नंबर कंप्लीट कर लिया है और केस के अंदर आधा केस हमने पढ़ लिया है। कल केस पूरा हो जाएगा और फिर परसों और पहले रोज, मतलब मुश्किल से 3 दिन आपकी नाउन की क्लास और चलेगी। और सभी बच्चों को पता भी है, वैसे सभी बच्चों को पता भी है कि हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं नाउन का, यहां पे देखिएगा 6 नंबर का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, है ना।
6 के बाद में 7 8 9, मतलब 9 पार्ट होते होते आपका नाउन पूरा हो जाएगा। इसका मतलब नाउन को पूरा करने के लिए हमें 10 क्लासेस लगानी पड़ी है नाउन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब नाउन सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि नाउन का मतलब शब्द होता है बच्चा, और शब्दों को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अभी 4 बजे, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी वो बच्चा 4 बजे होगी, और इस 4 बजे वाली क्लास के अंदर हमने वोकेब कंप्लीट कर ली थी 5 भाग, मतलब हमने वोकेब के 15 पार्ट पूरे कर लिए हैं। हमने कॉमन एरर के 5 पार्ट कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 पार्ट कर लिए, और अब हम जो 5 पार्ट करने जा रहे हैं वो प्रेपोजिशन के होंगे। वो किसके होंगे? प्रेपोजिशन के होंगे। इसको अगर मिस कर दिया तो बच्चा प्रेपोजिशन आपका छूट जाएगा। तो प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम कुछ कुछ शब्द उनके याद भी करते रहेंगे। क्लियर है? तो अगली क्लास आपकी प्रेपोजिशन की होगी। सभी बच्चे लाइव जरूर से आइएगा 4 बजे। क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप अपना प्यार, अपना मान सम्मान कमेंट्स के माध्यम से क्लास को सेव होने के बाद में जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं आपसे 4 बजे, थोड़ी ही देर बाद।